था मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होगा वो प्राइमेट्स की जो फीमेल्स हैं उनमें आपने देखना है, और जो भी चेंजेस आएंगे वो उनके यूट्रस और ओवरी में आएंगे, कलेक्टिव चेंजेस। और स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में, उसको मिनार्क बोला जाता है, और सीज हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 तो उसको मीनोपॉज बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने करे थे लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब गैमेटोजेनेसिस आप कर चुके हो, गैमीट फॉर्मेशन आप देख चुके हो, गैमीट का स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमने देखना है कि वो गैमीट फ्यूज कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं अगर फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली यहाँ पर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। तो अगर मेल एंड फीमेल गैमीट की बात करी जाए तो बेसिकली जो फ्यूजन होगा दैट विल बी द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग। क्लियर? आपके पास स्पर्म है दैट इज अगेन हैप्लॉइड गैमीट, वो फ्यूज करता है एग के साथ विच इज अगेन हैप्लॉइड गैमीट, और फ्यूजन से हमारे पास बनेगा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड दैट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? जाइगोट। क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम इसमें आगे देखें तो बेटा फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वन बाय वन आपने सारे वो स्टेप देखने हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में आता है दैट इज नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में बेसिकली आपने ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है। तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली, तो ह्यूमन के केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। ठीक है? तो इस वजह से पहली बात अगर टाइप पूछी गई तो टाइप को बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? या फिर आप इसको एक और नाम यहाँ पर दे सकते हो दैट इज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर होगा, और इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल या मैन मेड एनवायरनमेंट नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर लैब में टेस्ट ट्यूब में करा जाता है तो उसको इन विट्रो बोला जाता है, एंड ये हो रहा है बॉडी के अंदर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, सो दिस इज नोन एज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली होगा कहाँ पर? इट अकर्स इन द एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है उसके मैंने आपको पार्ट्स बताए थे बेटा, अगर आपको याद हो तो जो सबसे वाइडर और लॉन्गर पार्ट होता है दैट पार्ट इज एम्पुला, जहां पर होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज अ स्पर्म एंड एग। पॉइंट इज क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा क्लियर होना चाहिए। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकंड यहाँ पर आपके पास है दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब अगर पूछा गया कि व्हाट इज इंसेमिनेशन, तो इंसेमिनेट का मतलब होता है स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करना। तो यानी कि जो स्पर्म्स हैं दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द vagina of the female by the process, and that process is known as what? Sexual intercourse. तो vagina female में जाएंगे by the process that is sexual intercourse, or you can say the copulation। तो इस स्टेप को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? इंसेमिनेशन। तो जो मेल है वो फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा, किसके थ्रू करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हेल्प ऑफ पीनिस दैट इज अ एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इंसेमिनेशन के टाइम पे जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल के वेजाइना में यानी कि उसकी बॉडी में एंटर हो चुके हैं बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इंसेमिनेशन के बाद बेटा जो थर्ड स्टेप आप लोगों के पास है उसको नाम दिया जाता है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। यानी कि अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर कर चुके हैं तो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है बेटा वो 2 से 3 दिन का है। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो फर्टिलाइज हो गए तो ठीक है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। तो जिस टाइम पे इंसेमिनेशन हुआ उस टाइम पे oocyte का अराइवल होना जरूरी है। तो अराइवल में क्या होगा
कि जो ओवम है यानी कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है that will be enter into the fallopian tube or you can say the oviduct after the process of ovulation. जब फीमेल की बॉडी में बेटा ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है प्लस आपके जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो दोनों बेसिकली कहाँ चले जाते हैं ओविडक्ट में। तो एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो, जिस टाइम पे सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज होगा ओव्यूलेशन में और फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो उसी टाइम के अराउंड इंसेमिनेशन का प्रोसेस होना जरूरी है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो आपका ओव्यूलेशन से रिलीज हुआ, उसको फिम्ब्रेई ने कैप्चर करा और वो ओविडक्ट में एंटर हो गया। तो सपोज अगर जैसे हम फीमेल का बेटा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अगर देखें तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास है दिस पार्ट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर फैलोपियन ट्यूब। क्लियर। ये पार्ट जो है ये यूट्रस है एंड दिस पार्ट इज नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। अब जो भी ओवरी ने यहाँ पर रिलीज करा सेकेंडरी oocyte दैट विल बी कैप्चर्ड बाय द फिम्ब्रे और वो एंटर हो गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देन वो ट्रेवल करेगा। अब देखो ट्रेवल में ये नहीं है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो मोटाइल है, मोटाइल तो वो है नहीं। आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब की जो इनर लाइनिंग है वो सिलिएटेड है, तो जब वो सिलिया बीट करेंगे तो वो oocyte को पुश करेंगे तो अल्टीमेटली oocyte सपोज आपका पहुंच गया यहाँ पर। Now this part is basically known as what? Ampulla. अब जो सेकेंडरी oocyte है बेटा वो एम्पुला में ही वेट करेगा स्पर्म का। तो अगर आपके पास सेकेंडरी oocyte पहुंच चुका है तो स्पर्म्स का पहुंचना भी जरूरी है, तभी आपके पास क्या होगा? सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो आती है दैट इज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। अब डेफिनेटली बेटा जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म एंटर हो चुके हैं। वन टाइम एजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक ही बारी में एंटर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो स्पर्म एंटर हुए, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दिस पोर्शन इज बेसिकली द सर्विक्स पोर्शन, नीचे वेजाइनल पोर्शन तो सर्विक्स है, ये वेजाइनल पार्ट है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स क्या हो चुके हैं? रिलीज हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली बेटा ये स्पर्म कहाँ की तरफ मूव करेंगे? ऊपर की तरफ। तो स्पर्म जाएंगे सर्विक्स पार्ट में, सर्विक्स से वो जाएंगे यूट्रस पार्ट में और यूट्रस से वो जाएंगे टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब। यही रहेगा ना आपके पास रूट। दिस इज नोन एज व्हाट? मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। क्लियर। अब देखो स्पर्म खुद मोटाइल है तो डेफिनेटली वो मूव तो करेंगे और जितना ज्यादा नंबर में वो रिलीज होंगे उतना फास्ट उनका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट इसके एडिशनल होगा क्या? जो फीमेल का यूट्रस है उसमें ऑलरेडी एक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड इज प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर आपको याद हो तो बेटा ये कंपाउंड मेल का जो सेमेन है उसमें भी प्रेजेंट होता है और ये कंपाउंड ऑलरेडी फीमेल के यूट्रस में भी प्रेजेंट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? इट एक्चुअली कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा? It causes the contraction of the uterus. क्लियर। किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा? यूट्रस का। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? which pushes the sperm. स्पर्म को ये क्या करेंगे? पुश करेंगे towards the oviduct. कहाँ की तरफ पुश करेंगे? towards the oviduct. क्लियर। तो दिस इज हाउ स्पर्म की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। ऑलरेडी वो मोटाइल है बेटा, बहुत तेज मूव करेंगे टुवर्ड द एग, लेकिन उनकी उस मूवमेंट को और फास्ट बनाने के लिए वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन जो सेमेन में भी रिलीज होता है और इन टर्न वो फीमेल के यूट्रस में भी प्रेजेंट है। तो ज्यादा अमाउंट है इसका, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्पर्म ऊपर की तरफ पुश होंगे तो फाइनली स्पर्म आपके कहाँ जाएंगे? टुवर्ड द ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है बेटा उसमें सबसे पहले यू रिमेंबर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, इंसेमिनेशन, sperm must be introduced into the body of female by the sexual intercourse। और फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte भी होना चाहिए एंड देन देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ sperm toward the ovum, and that ovum is actually present where? It is present in the ampulla of oviduct.
इतना क्लियर हो गया बेटा? तो स्क्रीनशॉट ले लो जरा। आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। क्लियर समझ में आ रहा है ना बेटा आपको जो मैं बोल रही हूँ? एक बार ही वापस भी पढ़ना है आपने, ठीक है? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अच्छा अभी देखो 4 स्टेप आपके पास हो गए फर्टिलाइजेशन के। अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो अगला जो स्टेप हमारे पास आता है दैट स्टेप इज नोन एज द कैपेसिटेशन। कौन सा स्टेप है हमारे पास यहाँ पर? कैपेसिटेशन। मैं पहले ही बता दूं कैपेसिटेशन के ऊपर आपके नीट के पेपर में 2 साल पहले ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज नोन एज कैपेसिटेशन। क्लियर? अभी देखो कैपेसिटेशन में होगा क्या। नो डाउट कहते हैं जो स्पर्म है वो मोटाइल है तो वो एग के साथ फ्यूज कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? बट स्टिल कहते हैं स्पर्म में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसके बाद स्पर्म जो है फिजियोलॉजिकली और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा and it become more motile so that it can successfully fuses with the egg. तो that is very clear कि अगर without capacitation आप फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो दैट फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। फर्टिलाइजेशन विदाउट कैपेसिटेशन पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट देयर मस्ट बी द कैपेसिटेशन प्रोसेस। तो ध्यान से सुन लो, कैपेसिटेशन प्रोसेस में बेसिकली होगा क्या? इट इज द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म फिजियोलॉजिकली मैच्योर होता है, एक्टिवेट होता है, तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेशन। क्लियर? ताकि वो स्पर्म क्या कर सके? फ्यूज कर सके एग के साथ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कैपेसिटेशन का फिनोमिना है ये बेसिकली होता कहां पर है? ऑलवेज रिमेंबर इट अकर इनसाइड द यूट्रस। क्योंकि जिस टाइम पे स्पर्म यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे उसी टाइम पे कैपेसिटेशन होगा उनका। और कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस है इट एक्चुअली टेक 5 to 6 आवर्स। कितने टाइम लेता है ये? 5 से 6 घंटे। कहां पर होता है? यूट्रस में। और इसमें होगा क्या? फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर? अब आप देखो आप इसमें करोगे क्या क्या। अगर आपको स्पर्म का डायग्राम बेटा याद है तो वहां पर हमने आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर पार्ट बनाया था। दैट ट्रायंगुलर पार्ट इज बेसिकली नोन एज द एक्रोसोम। ठीक है? फिर हमने नेक बनाया था, देन मिडल पीस एंड देन यू हैव दिस पोर्शन व्हिच इज नोन एज द टेल। ये डायग्राम आपके पास था। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो जो ये स्पर्म का बेटा हेड पार्ट है, हेड के आगे लगते हैं कुछ फैक्टर। ये बेसिकली जो फैक्टर्स हैं इनको नाम दिया जाता है इनहिबिटिंग फैक्टर्स। तो इनहिबिटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं, रोकते हैं, एग और स्पर्म की इंटरेक्शन को नहीं होने देते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर करेंगे क्या? देयर विल बी द रिमूवल ऑफ इनहिबिटिंग फैक्टर्स। ये जितने भी इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं इनका यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल। कहाँ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म के हेड में। क्लियर हो गया? अब सेकंड क्या होगा कि ये जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, नाउ दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर आप यूकैरियोट के केस में पढ़ो तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बेसिकली आपके पास होगा इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? सो दैट जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है which actually cover the sperm, this plasma membrane become permeable। एक तरीके से आप ये देखो कि अगर कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर रहेगा तो मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी। स्टेबल रहेगी तो वो हिलेगी नहीं, टूटेगी नहीं और किसी चीज को वो अलाउ नहीं करेगी। अब वो कोलेस्ट्रॉल हमने मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उल्टा क्या हो गई? परमिएबल हो गई। और वो परमिएबिलिटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जाके स्पर्म ने एग के साथ क्या होना है? फ्यूज होना है। क्लियर? लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज में क्या करते हैं बेटा?
there will be the entry of calcium ions into the tail part. बेसिकली जो कैल्शियम है फीमेल के यूट्रस में, यूट्राइन मीडियम में ऑलरेडी अबंडेंट कैल्शियम है, that calcium which is present outside start entering into the tail part. tail part के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है that will be increase. ठीक है, तो बेटा तीन चीजें ध्यान से देख लो जरा कैपेसिटेशन में. एक तो जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं उनका रिमूवल करना है, कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स करना है, बाहर की तरफ आ जाता है कोलेस्ट्रॉल सो दैट मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल, एंड कैल्शियम की एंट्री होती है टेल में सो दैट इट इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. तो ये वाले जब सारे काम आप कर दोगे तो स्पर्म क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकली मैच्योर एंड एक्टिवेट, एंड इट रिजल्ट इनटू सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन. प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेशन. अब ये सारी चीजें आपने याद रखनी. क्लियर. अब जब आपके पास बेटा कैपेसिटेशन हो गया तो अब जो स्पर्म आपके पास है उस स्पर्म को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, द स्पर्म इज नोन एज द कैपेसिटेटेड स्पर्म. क्लियर. और जब तक स्पर्म कैपेसिटेटेड नहीं होंगे तब तक आपके पास फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. इतना क्लियर हो गया बेटा सबको. ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो चैट बॉक्स में डाल देना. अब कैपेसिटेशन के बाद बेटा जो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास आता है दैट स्टेप इज नोन एज एक्रोसोम रिएक्शन. कौन सा स्टेप है हमारे पास, एक्रोसोम रिएक्शन. अब एक्रोसोम रिएक्शन में होगा क्या, एक्रोसोम रिएक्शन का मतलब एक्रोसोम फटा, और जैसे एक्रोसोम फटा उसमें से सारे एंजाइम बाहर निकल आए, क्योंकि आपको पता है एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं. क्लियर. अब बेसिकली है क्या बेटा, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो स्पर्म है विच इज द कैपेसिटेटेड स्पर्म, इट विल पेनिट्रेट इनटू द एग. क्लियर. एग में क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा. अब आपको पता है ना एग के बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी थी, कोरोना रेडिएटा. उसके अंदर कौन सी थी, जोना पेलुसिडा. याद है ना आपको. तो स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा एग के अंदर. ठीक है, and it cross the corona radiata. मतलब ये कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा. एक तरीके से यू कैन से कि इट पेनिट्रेट इनटू कोरोना रेडिएटा. उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन. तो जैसे ही स्पर्म और एग दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो उस कांटेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा, आज थोड़ा नेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम है. अब ये थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी. ठीक है, तो आज सुबह से ही बहुत प्रॉब्लम आ रहा है नेट में, वाईफाई में, तो आज थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी या भेज दूंगी तो आप उसमें से एक बार चेक कर लेना. ठीक है, आज तो थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको क्योंकि सुबह से बहुत प्रॉब्लम है नेट का. अच्छा, इसमें जो एक्रोसोम रिएक्शन है बेटा, उसमें पहली बार जो स्पर्म है वो एग के साथ कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म पेनिट्रेट करेगा. सो इट फर्स्ट पेनिट्रेट इनटू द कोरोना रेडिएटा. ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ कौन सी लेयर है आपके पास, कोरोना रेडिएटा. तो उसके बाद इमीडिएटली क्या होगा, इट रिजल्ट इनटू द, क्या होगा आपके पास, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोम. किसका एक्सोसाइटोसिस होगा आपके पास, एक्रोसोम का. क्लियर. तो स्पर्म जैसे ही एग के साथ पेनिट्रेट हुआ, इट पेनिट्रेट इनटू द कोरोना रेडिएटा. उसके बाद वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, उन लेयर्स को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, खत्म करना है. तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोम, यानी कि जो एक्रोसोम है बेटा वो टूटेगा. क्लियर. एक्रोसोम अभी हो ही रहा है बेटा, अभी तो रिपीट में कब करूंगी इसमें पूरा बता दूंगी, अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी ध्यान से सुनो. स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा एग में. तो पेनिट्रेट को फर्स्ट कौन सी लेयर में करेगा, कोरोना रेडिएटा में, क्योंकि जो एग है बेटा उसके सबसे बाहर की तरफ लेयर को क्या बोला जाता है, कोरोना रेडिएटा. तो कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में कौन आया, स्पर्म आया. वो थोड़ा सा अंदर उसके पेनिट्रेट हुआ. जैसे वो पेनिट्रेट हुआ तो स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट है वो बर्स्ट हो जाता है. एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बर्स्ट होना, मतलब फटना. ठीक है, तो एक्रोसोम फटा तो इसको हमने क्या नाम दे दिया,
दिस इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? एक्रोसोमल रिएक्शन। Once the sperms are capacitated, sperm comes in contact with the egg. It try to penetrate the corona radiata. So when it penetrate into the corona radiata, its acrosome become burst. That is called exocytosis. And this is commonly known as what? Acrosomal reaction. Screenshot ले लो सर इसका। ओके बेटा, नंबर 6 स्टेप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर 6 स्टेप जो मैं आपको भी करवा रही थी, दैट वाज एक्रोसोमल रिएक्शन। क्लियर? एक्रोसोमल रिएक्शन में आपने सिंपली क्या ध्यान में रखना है कि जो स्पर्म का पार्ट है विच इज एक्रोसोम, दैट एक्रोसोम विल बिकम बर्स्ट। क्या हो जाता है? ये टूट जाता है, फट जाता है। ठीक है? तो जैसे ही बर्स्ट होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज द एंजाइम्स। क्या रिलीज करेगा? ये एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है? अब कौन कौन से एंजाइम रिलीज होंगे बेटा, उनका काम क्या होगा? तो सबसे पहला जो एंजाइम है उसको बोला जाता है सीपीई। क्या नाम है? सीपीई। लेकिन इससे पहले हेल यूरोनिडेज देख लो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं हेल यूरोनिडेज। हेल यूरोनिडेज अगर आपको याद हो तो एग के अराउंड दिस वाज सपोज ज़ोना पेलुसिडा, और उसके बाहर हमने बनाई थी फॉलिकुलर सेल की लेयर। दिस इज कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा एंड सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? तो कोरोना रेडिएटा के जो सेल थे बेटा वो आपस में जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। याद है ना आपको? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वजह से वो जुड़े हुए हैं। और उस मैट्रिक्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? हेल यूरोनिक एसिड। ये मैंने बताया था आपको उस दिन भी। तो हेल यूरोनिडेज एंजाइम बेसिकली इसको डाइजेस्ट करेगा। इट विल डाइजेस्ट द हेल यूरोनिक एसिड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें जो सेल्स हैं उनके बीच में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब जो सीमेंट का काम करता है। ईंटें आपस में सीमेंट से जुड़ती है ना, सीमेंट डिसॉल्व हो गए तो ईंटें अलग हो जाएंगी। तो सेम वे में मैट्रिक्स डिसॉल्व होगा तो कोरोना रेडिएटा के सेल क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। अब उस मैट्रिक्स को डिसॉल्व कौन करेगा? हेल यूरोनिडेज। कैसे करेगा? वो मैट्रिक्स में पड़े हुए हेल यूरोनिक एसिड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। अब सेकंड जो आपके पास है उसका नाम है सीपीई। नाउ व्हाट इज सीपीई? इट इज कॉल्ड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम है आपके पास? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। नाम से क्लियर है बेटा, ये एंजाइम कौन सी लेयर को डाइजेस्ट करेगा? कोरोना रेडिएटा को। तो इसने डाइजेस्ट करना है किसको? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा के सेल हो गए डाइजेस्ट, यानी कि ये वाली लेयर आपके पास हो गई यहाँ पर खत्म। अब उसके बाद कौन सी लेयर आ गई? ज़ोना पेलुसिडा। तो अगला एंजाइम हमारे पास कौन सा है? ज़ोना लाइसिन, या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है? एक्रोसिन। ज़ोना लाइसिन और एक्रोसिन किसको डाइजेस्ट करेगा? ज़ोना पेलुसिडा को। इसीलिए तो उसका नाम क्या है? ज़ोना लाइसिन। सो ये बेसिकली डाइजेस्ट करेगा अनदर लेयर को, दैट लेयर इज ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है? तो आपके पास स्पर्म जैसे ही एग के साथ कांटेक्ट बनाएगा इमीडिएट उसका एक्रोसोम बर्स्ट हो जाएगा। एक्रोसोम बर्स्ट होगा तो क्या रिलीज होंगे? एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम? हेल यूरोनिडेज। किसको डाइजेस्ट करेंगे? हेल यूरोनिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट है? मैट्रिक्स ऑफ कोरोना रेडिएटा विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। किसको डाइजेस्ट करेगा? कोरोना रेडिएटा को। फिर नेक्स्ट आता है ज़ोना लाइसिन और एक्रोसिन। इसको डाइजेस्ट करते हैं ज़ोना पेलुसिडा। क्लियर? तो जैसे ही ये बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ एग के अराउंड अब क्या बचा?
एग के अराउंड ये आपका न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये आपके पास बचा खुचा मटेरियल है ज़ोना पेलुसिडम का। मतलब एग के अराउंड जो लेयर थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब इसी टाइम पे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्लियर, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये क्या करेगा, इट विल कंप्लीट मेयोसिस 2। याद है आपको, मेयोसिस 2 अरेस्ट होता है, ये कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, मेटाफेज 2 में, याद है ना। सेकेंडरी oocyte कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, मेटाफेज 2 में। अब मैंने बोला था उसका अरेस्ट कब खुलेगा, जब उसका बेटा आज नेट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो अभी ये बोर्ड और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। थम्स अप डाल दो जरा स्क्रीन पे, मुझे पता लग जाएगा सब बच्चों को आ रही है, क्योंकि भी कनेक्शन टूट गया था पढ़ाते पढ़ाते। आज थोड़ा सुबह से बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे नेट का ना। चलो अगर दिख रहा है तो मैं आगे स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि स्पर्म और एग का जब कांटेक्ट होता है तो जो आपका सेकेंडरी oocyte है उसमें जो मेटाफेज 2 अरेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte अपना मेयोसिस 2 इमीडिएट कंप्लीट कर लेगा। जितनी देर में ये सब चल रहा होगा उतनी देर में उसकी मेयोसिस 2 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही बेटा उसका मेयोसिस 2 कंप्लीट होगा, it will be convert into a larger cell, that is ovum, और यहाँ पर बनेगा एक स्मॉलर सेल, that is the second polar body। क्लियर, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास बन गया ओवम। कितना क्लियर हो गया? तो ये वाले स्टेप तक आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेप है बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंसेमिनेशन, तीसरा है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, चौथा है कैपेसिटेशन, और उसके बाद नेक्स्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन। और जिस टाइम पे एक्रोसोमल रिएक्शन होगा उसका मेन मोटो क्या है, उसका मेन मोटो है कि एग के अराउंड जो कवरिंग्स हैं उनको खत्म करो, क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होंगी तब तक स्पर्म और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होगा। तो जितनी देर में ये रिएक्शन चलेगा उसी टाइम पे सेकेंडरी oocyte एक्टिवेट हो जाएगा, वो अपना मेयोसिस 2 कंप्लीट करेगा और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। तो ये जो ओवम है इसके अराउंड कोरोना रेडिएटा खत्म हो चुकी है, ज़ोना पेलुसिडा भी डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसके अराउंड इसकी खुद की एक पतली सी मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक और चीज जो आप ध्यान में रखोगे कि जब स्पर्म का इसके साथ कांटेक्ट हुआ तो बेटा स्पर्म में सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचा है, और यहाँ पर बचा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यानी कि स्पर्म के केस में जो मिडल पीस था, यानी कि जो टेल पार्ट था, वो सब खत्म हो चुका है। मिडल पीस, टेल पार्ट सब डिसॉल्व हो चुके हैं। सिर्फ हमारे पास स्पर्म का क्या बचा है, न्यूक्लियस एंड वन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो एक चीज ध्यान रखना कि पेनिट्रेशन के टाइम पे स्पर्म में जो पार्ट बचता है वो सिर्फ उसका न्यूक्लियस पार्ट है जो कि हेड में था, एंड प्लस उसका नेक, नेक में भी क्या बचता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बाकी उसका मिडल पीस और टेल क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। इतना क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? जितने मैंने स्टेप बताए ये क्लियर है सब बच्चों को?
गुड आफ्टरनून बेटा, अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका। अच्छा देखो, लेक्चर में अभी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक करा था बेटा, वो बेसिकली आप लोगों का था फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने मेथड्स आप लोगों को बताए थे विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी एंड फॉर प्रमोटिंग द मोनोस्पर्मी, जिसमें दो मेथड्स आप लोगों ने पढ़े थे। एक आपके पास था स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और एक आपने पढ़ा था फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्लियर। और ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे एग जो हैं वो मतलब उसको अप्रोच करते हैं स्पर्म को, बट जो एक स्पर्म है वही सक्सेसफुली एक एग के साथ फ्यूज कर पाता है। रेस्ट ऑफ द स्पर्म जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें दैट इज रिगार्डिंग कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, जो हमारे पास एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यूनिसेल्युलर है एंड यूनिन्यूक्लिएट है। एक ही सेल का बना है, एक ही न्यूक्लियस है और डिप्लॉइड नेचर का है। क्लियर। और ये जाइगोट आगे जाके हमारे पास बनाता है न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो एक पॉइंट आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है कि जब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होती है तो कौन सी स्टेज है जिस स्टेज में फीटस का जो सेक्स है वो डिसाइड हो जाता है। तो फीटस का बेसिकली जो सेक्स होगा बेटा वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। मतलब जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम फीटस का जो सेक्स है वो डिसाइड हो जाएगा कि वो मेल फीटस होगा या फिर आपके पास फीमेल फीटस होगा। और साइंटिफिकली बायोलॉजिकली अगर पूछा गया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, देन ऑब्वियसली फादर is actually responsible for the sex of the child, not the mother. And it is very clear from the diagram which is given on your screen. अगर आप इस डायग्राम को देखो तो फादर हमारे पास यहाँ पर आता है XY, मेल का जीनोटाइप है कि हमारे में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 है। 46 में बेटा 44 ऑटोजोम होते हैं जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। तो मेल में जो जीनोटाइप होता है दैट इज XY एंड फीमेल में जो है दैट इज XX। अब मेल जो है दो तरह के स्पर्म्स बनाता है, सम आर एक्स कंटेनिंग सम आर वाई कंटेनिंग, लेकिन फीमेल सेम टाइम ऑफ एग बनाएगा दैट इज ऑलवेज एक्स कंटेनिंग एग। तो अगर एक एक्स कंटेनिंग स्पर्म एक एग के साथ यहाँ पर फ्यूज करेगा तो ऑब्वियसली जो जीनोटाइप है दैट विल बी एक्स एक्स, तो बनने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, फीमेल। और अगर एक वाई कंटेनिंग स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज करता है तो डेफिनेटली हमारे पास जीनोटाइप होगा ये एक्स वाई, यानी कि रिजल्टिंग चाइल्ड कैसा होगा, मेल चाइल्ड। तो अगर बायोलॉजिकली साइंटिफिकली पूछा गया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, देन ऑब्वियसली वो फादर है, नॉट मदर। क्लियर। क्योंकि फादर हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि वो दो तरह के गैमीट्स बनाता है, दो तरह के स्पर्म्स बनाता है, वन एक्स कंटेनिंग अदर इज वाई कंटेनिंग। और वाई जो है वो डिसाइड करेगा कि मेल फीटस बनेगा। और रिप्रोडक्शन में कौन सी ऐसी स्टेज है जो बेबी के सेक्स को फाइनलाइज करती है, दैट स्टेज इज बेसिकली नोन एज द फर्टिलाइजेशन स्टेज, दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा इसमें पॉइंट आप लोगों के पास आता है वो ये कि अब जाइगोट देखो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, जाइगोट रेडी हो चुका है तो डेफिनेटली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज का मतलब होता है माइटोसिस, लेकिन जो नॉर्मली आप माइटोसिस पढ़ते हो बेटा वो क्लीवेज से थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी। सबसे पहले देखो क्लीवेज में होता क्या है। क्लीवेज में हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद बना क्या था, जाइगोट बना था। जाइगोट कैसा है, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड डिप्लॉइड। ठीक है। नाउ दिस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मल्टीसेलुलर फॉर्म। जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। नाउ इफ आई एम सेइंग माइटोटिक डिवीजन, तो जितनी बार डिवीजन होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए बनने वाला ऑर्गेनिज्म हमारी पॉपुलेशन में डिप्लॉइड ही बनेगा। तो जब एक यूनिसेलुलर जाइगोट रिपीटेड डिवाइड करता है और एक मल्टी सेलुलर स्टेज में कन्वर्ट होता है, जिस मल्टी सेलुलर स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, क्लीवेज। पॉइंट इज क्लियर। अब क्लीवेज में बेसिक फीचर आप लोगों ने याद करने हैं जिसके ऊपर अगेन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों में क्लीवेज होती है बेटा हॉलो ब्लास्टिक। हॉलो का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। ब्लास्टिक वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म,
यानी कि जाइगोट का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पीछे कोई रेजिड्यू आपके पास नहीं बचेगा. द होल साइटोप्लाज्म विल एग्जैक्टली डिवाइड इनटू द डॉटर सेल. क्लियर? फिर आप लोगों में जो क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेट है. नाउ व्हाट इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या होता है? देखो, एक वर्ड आता है डिटर्मिनेट, मतलब कोई चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है. इनडिटर्मिनेट का मतलब कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है कि क्या होना है. क्लियर? तो व्हाट इज हैपनिंग, सपोज करो हमारे पास अगर एक ये है विच इज यूनिन्यूक्लिएटेड जाइगोट है, डिप्लॉइड है, तो जब ये डिवाइड करेगा, सपोज जब इसने फर्स्ट टाइम डिवीजन किया तो इसने यहाँ पर ये 2 सेल बना दी. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द 2 सेल स्टेज. इन दोनों सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर. क्या बोला जाता है सेल्स को? ब्लास्टोमियर. ठीक है, अब अगर इस स्टेज में मैंने इन दोनों ब्लास्टोमियर को क्या करा, सेपरेट कर दिया. सपोज एक ये रहा ब्लास्टोमियर और एक ब्लास्टोमियर ये रहा, तो इस स्टेज पे मैंने दोनों ब्लास्टोमियर को क्या करा, सेपरेट कर दिया. अभी तक जुड़े हुए थे, अब मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया. तो जैसे ही ये दोनों ब्लास्टोमियर यानी कि दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो ये दोनों आगे जाके डेवलप हो गए एक नए ऑर्गेनिज्म में, पूरे एम्ब्रियो में. यानी कि मेरे पास 2 एम्ब्रियो बन गए. 2 एम्ब्रियो बनने का मतलब कि हमारे पास ट्विन्स बन गए. यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन में आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं ना, जो जुड़वा होते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ एग. एग अगर टूटा, सपोज एग अगर 2 स्टेज में है, 4 स्टेज में है, 8 स्टेज में है, तो किसी भी स्टेज में अगर वो 2 पीस में टूट गया, तो दोनों पीस आगे जाके 2 प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएंगे, तो उसमें आइडेंटिकल ट्विन्स बनेंगे बेटा आपके पास. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्लास्टोमियर थे, जो सेल थे, उनका फेट पहले से डिसाइडेड नहीं था. ठीक है, उनका फेट डिसाइडेड नहीं था. अगर फेट डिसाइड होता तो सपोज जो ये ब्लास्टोमियर है, ये आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड बनाता, ये ब्लास्टोमियर आपकी बॉडी का राइट साइड बनाता. ठीक है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, लेकिन प्रॉपर एम्ब्रियो तो तब भी नहीं बनता. ठीक है, अगर फेट पहले से डिसाइड होता तो एक ब्लास्टोमियर आपकी बॉडी का लेफ्ट हाफ बनाता है, दूसरा ब्लास्टोमियर सपोज राइट हाफ बनाता है. दोनों हाफ जुड़ेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो अगर मैं इस टाइम पे दोनों ब्लास्टोमियर को अलग कर दूं तो क्या एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. ठीक है, ये लेफ्ट हाफ आधा बना रह जाएगा, राइट हाफ आधा बना रह जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे. बट अगर फेट पहले से डिसाइड नहीं है, मतलब इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है, तो उस केस में अगर मैं 2 ब्लास्टोमियर को सेपरेट भी करती हूँ तो दोनों ब्लास्टोमियर इंडिविजुअली आगे जाके 2 सेपरेट एम्ब्रियो बनाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन में बनते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल सेम होते हैं, जिनका सेक्स भी सेम होगा. क्यों? क्योंकि वो एक ही फर्टिलाइज्ड एग से बन गए हैं. पॉइंट इज क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि जो ह्यूमंस के केस में बेटा क्लीवेज है वो रेडियल है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रेडियल का मतलब सपोज दिस इज 1 सेल, दिस इज सेकंड सेल. ठीक है, मतलब ऐसे सेल्स का पूरा एक अरेंजमेंट पड़ा है. जैसे सपोज आपके पास ईंटें रखी है, आपने आपने ना ईंटें रख दी ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली जमीन पे 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर उनके ऊपर आप फिर से प्रॉपर एक ईंट और रखते जा रहे हो, पाइल्स बनाते हो ना. आपको याद है थाइलाक्वाइड आप पढ़ते हो, थाइलाक्वाइड कैसे अरेंज होती है? एक के ऊपर एक होती है ना, ऐसे एक के ऊपर एक. तो सेम वे में जो सेल्स है बेटा वो भी एक के ऊपर एक होंगे. पॉइंट इज क्लियर? तो जब सेल्स का पाइल्स लाइक अरेंजमेंट होगा तो उसको रेडियल क्लीवेज बोला जाता है. ठीक है, फिर उसमें एक बताते हैं कि जो क्लीवेज है वो बेसिकली आपने स्टार्ट कब होता है? जैसे ही हमारे जाइगोट बन के रेडी हो जाएगा, इमीडिएट जो जाइगोट है, देखो जाइगोट बेसिकली बनता कहाँ पर है? फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होती है? एम्पुला में. तो मतलब वहां पर जाइगोट बनेगा. फिर जाइगोट एम्पुला से इस्थमस के पास जाता है. ठीक है, तो धीरे धीरे जाइगोट आगे बढ़ रहा है. तो जैसे जैसे जाइगोट आगे बढ़ेगा वो क्लीवेज करेगा, माइटोसिस, डिवीजन करेगा, एंड अल्टीमेटली वो मूव करता हुआ चला जाता है यूट्रस की तरफ. क्योंकि यूट्रस में आप कौन सा प्रोसेस करते हो? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट फिट हो जाते हैं एंडोमेट्रियम वॉल की. ठीक है, अब ये फीचर बेटा आपने ध्यान में याद रखने हैं. ह्यूमंस में क्लीवेज कैसी होती है? होलोब्लास्टिक. हम में क्लीवेज कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट.
क्लीवेज का नेचर कैसा होता है, रेडियल। क्लीवेज स्टार्ट कब हो जाती है, जाइगोट वाली स्टेज में। धीरे धीरे जाइगोट कहाँ की मूव करता है, टुवर्ड द यूट्रस। और क्लीवेज में होगा क्या, unicellular structure which is zygote will be converted into a multicellular structure that is known as blastula or it is also known as the blastocyst. clear? अब आ जाओ जरा डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में बेटा अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो तो ये अर्ली जाइगोट है आपके पास, मतलब पहला जाइगोट है। अर्ली का मतलब जिसके अंदर फ्यूजन हो रहा है। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको लीव कर दो। लेट जाइगोट पे आ जाओ। लेट जाइगोट का मतलब कि प्रॉपर जाइगोट बन के रेडी हो चुका है, उसके अंदर फ्यूजन हो चुका है और उसका हम जो कोलाइडी लेवल है वो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब हमने फर्टिलाइजेशन करा था बेटा तो जोना पेलुसिडा हमने डीजेनरेट करी थी। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि जोना पेलुसिडा टूटती जरूर है लेकिन वो कंप्लीटली वैनिश नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। उसके कुछ रिमेनिंग फ्रेगमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जाइगोट की सराउंडिंग में। अब इसका रीजन क्या है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। क्लियर? तो जैसे ही जाइगोट यहाँ पर डिवाइड होगा, जाइगोट विल बी कन्वर्ट इनटू द 2 सेल स्टेज। जाइगोट टूटा तो उसने 2 सेल बनाए। 2 सेल्स को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर। एक बनेगा लार्ज ब्लास्टोमियर और एक बनेगा स्मॉल ब्लास्टोमियर। क्लियर? फिर उसके बाद जो 2 सेल्स हैं वो दोनों डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है जब 2 सेल टूटते हैं तो वो 4 में कन्वर्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के केस में आपको एक ट्रांजिएंट स्टेज देखने को मिलती है। ट्रांजिएंट मतलब जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, दैट इज द 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज का मतलब कि जो 2 ब्लास्टोमियर हैं उनमें से एक ब्लास्टोमियर जल्दी डिवाइड कर जाएगा और एक थोड़ा धीरे डिवाइड करेगा। तो जब एक डिवाइड कर चुका होगा बेटा तो उसमें 2 सेल आपको क्लियर नजर आएंगे, दूसरे में भी डिवीजन चल रहा होगा। तो इस वजह से क्लियर कट 4 सेल नहीं दिखते, 3 ही दिखते हैं। तो ऐसी स्टेज को क्या बोला जाता है, 3 सेल स्टेज। बट इमीडिएटली दूसरे में भी डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो 3 सेल स्टेज विल बी कन्वर्ट्स इनटू द 4 सेल स्टेज, जिसमें आपके ऊपर नजर आते हैं 4 ब्लास्टोमियर और 4 सेल। और ध्यान से देखो स्टिल डायग्राम में दिखाया गया है कि जोना पेलुसिडा स्टिल अभी भी प्रेजेंट है, टूटी हुई फॉर्म में होती है, नॉट इन अ प्रॉपर वेल डेवलप्ड लेयर। ठीक है? अब उसके बाद बेटा 4 सेल हैं तो 4 आगे जाके डिवाइड करेंगे तो 4 के बाद कौन सी स्टेज आ जाती है, 8 सेल स्टेज आ जाती है। ठीक है? 8 सेल में 8 सेल आगे डिवाइड करेंगे तो आगे कौन सी स्टेज आ जाएगी, 16। समझ रहे हो? अब ये जो 8 से लेके 16 सेल वाली स्टेज है बेटा, इस स्टेज को यहाँ पर नाम दिया जाता है मोरूला। क्या बोला जाता है स्टेज को, मोरूला स्टेज। अच्छा, जो मोरूला वर्ड है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द मलबेरी फ्रूट। मलबेरी एक फ्रूट है, उसी की तरह ये लगता है देखने में जो स्टेज है, इसीलिए स्टेज को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, मोरूला स्टेज। पूछा गया तो ऑलवेज रिमेम्बर कितने से कितने तक होगा, 8 to 16 सेल स्टेज। क्लियर? हमारा पेन गड़बड़ा गया। तो मोरूला में बेटा 8 से 16 सेल स्टेज है, इतना आपने याद रखना है। और जो मोरूला है वो सॉलिड बॉल जैसा नजर आता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती है। तो क्लीवेज में क्या होगा कि जो जाइगोट है इट अंडरगो फर्स्ट डिवीजन, सो इट कन्वर्ट इनटू द 2 सेल स्टेज। देन वी हैव 3 सेल स्टेज जो ट्रांजिएंट है, शॉर्ट टाइम के लिए आपको देखने को मिलेगी। देन इट्स कन्वर्ट इनटू फाइनली द 4 सेल स्टेज। 4 से बनेगा 8 सेल और 8 से बनेगा 16। तो 8 to 16 सेल स्टेज वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, मोरूला, विच इज सॉलिड एंड बॉल लाइक। कितने सेल स्टेज होती है, 8 to 16 सेल स्टेज। क्लियर? अब अगर आप डायग्राम को देखो बेटा तो मोरूला बनने तक भी स्टिल देखो जोना पेलुसिडा अभी भी है यहाँ पर, चाहे टूटी फूटी फॉर्म में है लेकिन वो होगी जरूर, कंप्लीटली खत्म नहीं होती है। इसका रीजन मैं बताऊंगी अभी आपको। अब जब हमारे पास बेटा यहाँ पर देखो मोरूला बन गया तो अल्टीमेटली मोरूला कन्वर्ट हो गया अगली स्टेज में। अब देखो मोरूला में हम कितना बोलते हैं, 8 से 16। ठीक है? अब ऑब्वियसली बेटा अगर 16 सेल डिवाइड करेंगे तो वो 32 बन जाएंगे, 32 डिवाइड होंगे तो 64 हो जाएंगे। तो मतलब हर बार नंबर क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है।
तो ब्लास्टुला जो है वो मोरूला की अगली स्टेज है, मतलब जब मोरूला फर्दर डिवाइड करेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टुला में। अगर मोरूला 8 से 16 है तो ब्लास्टुला को बोला जाता है 32 to 64 सेल स्टेज। मतलब जब आपका ये सेल 32 to 64 नंबर के इन बिटवीन आ जाएंगे तो उस स्टेज को नाम दिया जाता है ब्लास्टुला, या फिर उसको दूसरा नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? तो मोरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी बनेगी, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। अब अगर आप इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो तो बेसिकली हुआ क्या, मोरूला में 8 से 16 सेल प्रेजेंट थे, जैसे ही वो सेल डिवाइड हुए 32 से 64 में, ठीक है, तो 32 से 64 वाली स्टेज को हमने ब्लास्टुला बोल दिया। अब इसमें जितने भी सेल थे दे बेसिकली अरेंज इनटू 2 पार्ट्स, जितने भी सेल थे वो 2 पार्ट्स में अरेंज हो गए। एक पार्ट ने बाहर वाली लेयर बना दी, ये जो आपको नजर आ रही है दिस, एक सेल ने, मतलब एक जितने भी सेल थे उन्होंने एक बाहर की तरफ लेयर बना दी, लेयर को हमने यहाँ पर नाम दे दिया ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल जो थे वो सेंटर में यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हो गए ग्रुप की फॉर्म में, तो उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया इनर सेल मास। यानी कि ब्लास्टुला में जितने भी सेल थे, ठीक है, वो सारे के सारे 2 ग्रुप्स में अरेंज हो गए। एक ग्रुप सेल का जिन्होंने बाहर की तरफ लेयर बनाई, लेयर को हमने नाम दे दिया ट्रोफोब्लास्ट। एक ग्रुप सेल का जो अंदर की तरफ एक जगह पे अटैच है उसको हमने नाम दे दिया इनर सेल मास। ठीक है, अब देखो यहाँ की तरफ तो बेटा इनर सेल मास हो गया हमारा अटैच, यहाँ पर तो ये अटैच है, लेकिन ये क्या है, ये जो खाली जगह, इतनी सारी जगह आपको अंदर नजर आ रही है, क्या है ये, दिस इज कैविटी। कैविटी है, खाली कैविटी, लिक्विड से भरी हुई। सो इस कैविटी को देखो क्या नाम दिया गया, दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट, ब्लास्टोसील। क्या बोला गया है इसको, ब्लास्टोसील। क्लियर? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टुला और यू कैन से ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? तो पहली बात, जाइगोट डिवाइड करेगा 2 सेल स्टेज में, उसके बाद आपको ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है, देन 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। तो 8 to 16 सेल वाली स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, मोरूला। ठीक है, और जो 32 to 64 सेल स्टेज है उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में सेल अपने आप को 2 ग्रुप में अरेंज करेंगे, एक ग्रुप जो बाहर की तरफ लेयर बनाता है दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और एक ग्रुप जो अंदर की तरफ एक जगह पे अटैच है ट्रोफोब्लास्ट से उसको बोला जाता है इनर सेल मास। और खाली जगह क्या है, कैविटी, उसमें भरा है लिक्विड, तो उस कैविटी को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील। ठीक है, तो जाइगोट जो था वो 1 सेल का बना था, ब्लास्टुला 32 से लेके 64 सेल का बना है। तो आपने यूनिसेलुलर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मल्टी सेलुलर फॉर्म में। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्लीवेज। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये अब आपको टेबल में जो डिफरेंस मैंने लिखा है ये अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लास्टुला एंड मोरूला। तो ब्लास्टुला में अगर स्टेज पूछी गई, ऑलवेज रिमेंबर, सॉरी मोरूला में स्टेज पूछी गई 8 to 16 सेल स्टेज, ब्लास्टुला में कितना होगा बच्चा, 32 to 64 सेल स्टेज। क्लियर? मोरूला कैसा है आपके पास बेटा, सॉलिड, सॉलिड है ना क्योंकि कोई कैविटी नहीं है। ब्लास्टुला कैसा है, हॉलो, क्योंकि उसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है। तो क्योंकि वो सॉलिड है देयर इज नो कैविटी, और ये हॉलो है सो देयर इज कैविटी। मोरूला में इम्प्लांटेशन नहीं होती है, मतलब मोरूला नेवर अंडरगो इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब याद है, इम्प्लांटेशन का मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा, सो दिस विल स्टार्ट द प्रेगनेंसी पीरियड। लेकिन इम्प्लांटेशन तो मोरूला कर ही नहीं सकता। इम्प्लांटेशन के लिए हमारे पास किस स्टेज का होना जरूरी है, इट शुड बी द ब्लास्टुला और द ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? अब ये डायग्राम देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिस इज बेसिकली द एग। क्लियर? जिसके अराउंड आपको बहुत सारी मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है, हार्ड कोटिंग। फिर स्पर्म ने उनको अप्रोच किया तो कोई एक स्पर्म सक्सेसफुली अंदर एंटर हो गया और वो फ्यूज कर गया, तो फ्यूजन से हमारे पास बना जाइगोट। देन जाइगोट जो यूनिसेलुलर था वो डिवाइड हुआ, तो उसने देखो यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर बना,
2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज फिर कन्वर्ट हुआ 4 सेल स्टेज में, तो ये बेटा आपके पास 4 सेल स्टेज है। 4 से आगे जाके बने 8, 8 से बने 16, तो 8 to 16 सेल स्टेज को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, मोरूला, विच इज अ सॉलिड बॉल लाइक। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है ना नीचे एफ, ये भी क्या है आपके पास, मोरूला। देन मोरूला किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर फर्क पता लग रहा है ना, मोरूला सॉलिड बॉल लाइक है, ब्लास्टूला हॉलो है। मोरूला में बहुत सारे सेल आपस में ही क्लस्टर्ड है, लेकिन ब्लास्टूला में सेल कैसे अरेंज हैं, दो ग्रुप में, एक ग्रुप ने बाहर की तरफ लेयर बनाई, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, और एक ग्रुप ने अंदर की तरफ क्या बनाया, इनर सेल मास, और बीच में क्या है, कैविटी, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ठीक है, so this is basically the cleavage in case of human. So unicellular form, that is zygote, is now converted into a multicellular form which is called blastula or blastocyst. अगर आप बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर ओवरी में देखो, यहाँ पर ये देख रहे हैं ओव्यूलेशन हो रहा है, आई थिंक ये बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको, ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, एग को इन्फंडिबुलम में एंट्री मिल गया एंटर, ये हमारा ए जो है एग है। फिर आगे जाके देखो बी में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म उस पर अप्रोच कर रहे हैं। सी में क्या बना, 2 सेल स्टेज। डी में क्या बना, 4 सेल स्टेज। ई में क्या बना, मोरूला बन गया, ई में मोरूला। अब देखो मोरूला बन के धीरे धीरे कहाँ गया, यूट्रस की तरफ जा रहा है, और फिर जाते जाते ऑन द वे वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गया। फिर फाइनली देखो नीचे क्या हो रहा है, ब्लास्टुला अटैच टू द एंडोमेट्रियम, हो गया ब्लास्टुला अटैच। जब ब्लास्टुला बेटा अटैच हो गया तो आप प्रोसेस को क्या बोलोगे, इम्प्लांटेशन, वेरी सिंपल। तो जिस टाइम ब्लास्टुला अटैच हुआ, दैट विल स्टार्ट द प्रेगनेंसी पीरियड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब ये तो हो गई पूरी कहानी। अब एक चीज ध्यान से सुनो, पहली बात जो बेटा इम्प्लांटेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होती है, मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगी उसके 7वें दिन जाके इम्प्लांटेशन होता है, क्योंकि तब तक ये सारी स्टेज बनती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा। अब इस अटैचमेंट में हेल्प कौन करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगी आउटर लेयर। क्या नाम था आउटर लेयर का बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। किसकी आउटर लेयर, ब्लास्टुला की। क्यों, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट के सेल कैसे होते हैं, फैगोसिटिक। नो फैगोसिटिक, किसी भी चीज के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही ब्लास्टुला नीचे की तरफ आता है तो इसके जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, दे कम्स इन कांटेक्ट विद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करते हैं, और ब्लास्टुला वहीं पे क्या हो जाता है बेटा, फिट हो जाता है। तो जैसे ही ब्लास्टुला फिट होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब रोल सुनो जोना पेलुसिडा का, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जोना पेलुसिडा टूटती जरूर है पर वो कंप्लीटली बेटा खत्म नहीं होती है, स्टिल उसका टूटा फूटा मास आपको जाइगोट के राउंड नजर जरूर आएगा। वो मास आपको 2 सेल में भी मिला, 4 सेल में भी मिला, मोरूला में भी मिला, इवन ब्लास्टुला में भी मिला। ठीक है, अब आप जरा एक बार डायग्राम पे आ जाओ वापस। इस डायग्राम को देखो जरा ध्यान से, इसको अगर समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अभी देखो डायग्राम में अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ये कौन सी स्टेज है, एफ, मोरूला है ना, पता है ना सबको, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है, जी, ये ब्लास्टुला है। ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर इस साइड पे। अब ये वाली साइट देखो बेटा किसके नजदीक पड़ रही है, अगर आप डायग्राम बिल्कुल क्लियर देख सकते हो ना तो आप मुझे बता दोगे कि ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, बच्चों को पता होगा, याद है बेटा कौन सा पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, किसी बच्चे को पता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, ये कौन सा पार्ट है जो मैंने सर्कल करा है, ये जो मैंने अभी नीचे सर्कल करा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ये वाला, विच पार्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस बच्चे को पता होगा, ये पता तो होगा किसी को, वेरी गुड, सर्विक्स है बेटा, सर्विक्स। ठीक है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन होती है, ऑलवेज रिमेम्बर, बिल्कुल सही बेटा, सबने बहुत सही आंसर दिया है,
इम्प्लांटेशन हमेशा सर्विक्स के नजदीक होती है बेटा, इतनी चीज तो आप दिमाग में डाल लो, ठीक है। मतलब साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, नियर टू द सर्विक्स, इट इज द नेचुरल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, क्लियर। अब बेसिकली बेटा होता क्या है, देखो ब्लास्टुला तो यहाँ आपके पास बन चुका है, बन चुका है ना, तो इम्प्लांटेशन यहाँ पर क्यों नहीं हुई, इम्प्लांटेशन यहाँ नीचे आके क्यों हुई सर्विक्स के पास, क्या है इसका रीजन, इसका रीजन है जोना पेलुसिडा। बेसिकली जो जोना पेलुसिडा के सेल हैं बेटा, जितनी देर तक वो ब्लास्टुला या मोरुला के अराउंड रहेंगे तो उससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। देखो जैसे ही ब्लास्टुला बनता है, ये जैसे मैंने बोला जी इज द ब्लास्टुला, लेकिन यहाँ पर देखो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नीचे जाके हुआ, नियर टू द सर्विक्स, ऊपर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसके अराउंड थी जोना पेलुसिडा। जितनी देर तक जोना पेलुसिडा रहेगी वो ट्रोफोब्लास्ट सेल को एक्सपोज नहीं होने देगी, मतलब उनको काम नहीं करने देगी। ट्रोफोब्लास्ट तभी अपना काम करेंगे जब जोना पेलुसिडा कंप्लीटली वैनिश हो जाती है। अब जी स्टेज में स्टिल जोना पेलुसिडा है तो ट्रोफोब्लास्ट अपनी फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं शो कर पाए, इसीलिए इम्प्लांटेशन यहाँ पर नहीं हुआ। जैसे ही ब्लास्टुला थोड़ा सा नीचे को गया, नियर टू द सर्विक्स, उस टाइम पे जोना पेलुसिडा कंप्लीटली वैनिश हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल एक्सपोज हो जाते हैं और वो फैगोसिटिक एक्टिविटी शुरू करते हैं, एंड दैट लीड्स टू द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो यानी कि बेटा जो जोना पेलुसिडा है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब पता लगा व्हाट इज द रोल ऑफ द जोना पेलुसिडा, दैट इज टू प्रिवेंट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली इम्प्लांटेशन यहाँ होना चाहिए, नियर टू द सर्विक्स, इसके अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसको कौन रोक के रखता है बेटा, जोना पेलुसिडा। Now I think it should be clear in your mind कि अभी तक जोना पेलुसिडा का रिमेनिंग मास क्यों प्रेजेंट था अराउंड द ब्लास्टुला, ठीक है। अच्छा बेटा ब्लास्टुला में दो चीजें और ध्यान में रखना, ब्लास्टुला में देखो जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी कि जब अटैचमेंट हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप एक चीज ध्यान में रखो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ट्रोफोब्लास्ट है, एक तो पहली बात ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है लेयर, और दूसरा जो ट्रोफोब्लास्ट है इट फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी लेयर बनाती है, तो नाम क्या आएगा, ट्रोफोब्लास्ट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो है जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करके रखती है, इनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। और एम्ब्रियो बेसिकली बेटा कौन बनाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास, ठीक है। यानी कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ब्लास्टुला में जो इनर सेल मास है वो क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनेगा, फीटस, बेबी। और उसके बाहर जो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये क्या करती है, एक तो ये इम्प्लांटेशन करेगी और दूसरा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेगी, जो बेबी को चारों तरफ से कवर अप करके रखते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देख लो बेटा, ग्रेविडेक्स टेस्ट है, इसके ऊपर आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं है ये दोनों पॉइंट, चौथा एंड पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं दे अंडरगो मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो फैगोसिटिक एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, तो वो सेल आगे जाके हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज HCG, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ट्रोपिन है बेटा यहाँ पर स्पेलिंग में आर ऐड कर लेना। HCG कौन सिक्रेट करेगा, ट्रोफोब्लास्ट के सेल, कब सिक्रेट करेंगे, आफ्टर द इम्प्लांटेशन। अब ये हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी सिक्रेट होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही हैवी अमाउंट में सिक्रेट होता है, जिस वजह से इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। तो ब्लड में जो चीज ज्यादा होती है किडनी हमेशा उसको फिल्टर आउट करती है, तो किडनी उसको फिल्टर करेगा तो वो फीमेल के यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए जब भी कोई फीमेल अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है बेटा, तो उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसके यूरिन में HCG की प्रेजेंस देखी जाती है। अगर उसके यूरिन में HCG प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो डेफिनेटली प्रेग्नेंट है। और अगर HCG नहीं है, देयर इज नो प्रेगनेंसी। तो बायोलॉजिकली ये जो टेस्ट है बेटा, इसको नाम दिया जाता है ग्रेविडेक्स टेस्ट, which is used to confirm the pregnancy by confirming the presence of HCG in the urine, which is human chorionic gonadotropin hormone.